लें जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? सब लोगों के ठीक ठाक हैं। और आज का दिन फैसलाबाद के लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि मौसम में काफ़ी तब्दीली मौसम के अंदर आई है, और मौसम के साथ ही इंसान का जो दिमाग है वो तरोताज़ा हो जाता है और ज़्यादा काम करने को दिल करता है। तो कल क्या पढ़ा था जी? कल का बताएं कि आप लोगों ने क्या चीज़ नई सीखी थी और उसको कितने हद तक आपने इम्प्लीमेंट किया है। कल हमने आई थिंक सो कि जो गिग क्रिएशन के बारे में बात की थी। वालेकुम अस्सलाम। और गिग क्रिएशन में हमने ये सीखा था कि हम कैसे एक अच्छी और ऑप्टिमाइज्ड गिग बना सकते हैं, जिसके अंदर हमें फिर बाद में उसको और ज़्यादा रैंकिंग के ऊपर ज़्यादा हमें फोकस ना करना पड़े, और हम बनाते हुए ही उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते रहें। जैसे हमने सीखा कि जी हम जब इमेज अपलोड करते हैं तो उसके अंदर भी हम अपना टैग लगा देते हैं। हम टाइटल लिखते हैं तो टाइटल के अंदर भी हम टैग्स का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, और उसके बाद हम उस टाइटल को अपडेट करके ज़रा अच्छा सा और प्रोफेशनल टाइटल बना लेते हैं, जिसके अंदर हमने कुछ कीवर्ड्स जो है वो डाले थे, लाइक स्टनिंग का एक कीवर्ड डाल दिया या प्रोफेशनल लिख दिया, यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि पता नहीं स्टनिंग कौन सी वेबसाइट होती है, या प्रोफेशनल वेबसाइट पता नहीं कौन सी होती है। तो इसको थोड़ा सा हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने टैग्स लगाना सीखे कि फाइवर पे हम किस तरह टैग्स लगा सकते हैं और अच्छे टैग्स लगा सकते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं टैग्स को। ठीक है। और जीशान असकर कह रहे हैं कि गिग्स के टाइटल में कीवर्ड्स डाल के दोबारा टाइटल लगाना न्यू था और अच्छा पॉइंट था। हाँ जी जीशान, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आम मार्केट के जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जो आम फ्रीलांसर्स होते हैं, जो फाइवर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होती। हम लोग जब इस तरह के ट्वीक्स करते हैं और इस तरह की एडिटिंग और टैग्स का यूजेज करते हैं, तो उससे ये होता है कि हमें उनके ऊपर थोड़ी सी बर्तरी मिल जाती है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है, ज़्यादा टैग्स होते हैं, हमारी डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और मार्केट बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे लिए थोड़ी सी आसानी रहती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने कल पढ़ी। आई थिंक सो कि सब लोगों को गिग क्रिएट करना जो है वो आ चुका होगा। कल मैंने कुछ आइडियाज़ आप लोगों को दिए थे कि आप वर्चुअल असिस्टेंट की गिग फिल फॉर लगा सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग माशाल्लाह से कम इतना तो काम कर ही सकते हैं कि डाटा एंट्री का कोई काम आपको मिल जाए। ठीक है। आपको पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन का काम मिल जाए, इतना ज़्यादा काम है कन्वर्टिंग का कि आप लोग सोच नहीं सकते। आप यहाँ पे लिखते हैं डाटा एंट्री। ठीक है, डाटा एंट्री या टाइपिंग वर्क लिखते हैं, तो डाटा एंट्री अगर लिखा तो देखते हैं कितने इसके 51,262 लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं। इनकी अगर मार्केट आपने देखी हो तो ये देखें जरा, 68 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है, चाहे ये $5-5 के काम है। 63 ऑर्डर इसके कंप्लीटेड हैं, 287 इसके कंप्लीटेड हैं, 151 इसका मतलब ये है कि लोग इस फील्ड के अंदर लोगों को ऑर्डर करते हैं। ठीक है, और लोग इसमें ऑर्डर कर रहे हैं। ये नहीं है कि डाटा एंट्री का काम नहीं है या फिर वर्चुअल असिस्टेंट वाले लोगों को काम नहीं देता। अभी ये देखें, ये इसके 9 ऑर्डर इन क्यों हैं, 9 ऑर्डर इसको आ चुके हैं। ठीक है। अगली गिग देखते हैं तो अगली गिग के भी 4 ऑर्डर इन क्यू हैं, 287 कंप्लीट कर चुका है। ये इन क्यू ऑर्डर्स से हमें पता चलता है कि ये मार्केट कितनी एक्टिव है और इसके अंदर लोग अभी भी ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। तो हमने मार्केट का साइज तो देख लिया कि जी 51,262 लोग ऑलरेडी इसके अंदर सर्विस दे रहे हैं, जिससे हमें एक डर लग जाता है कि यार हम 51,000 लोगों से compete कैसे करेंगे। लेकिन हम इस चीज को नहीं देखते कि जो सर्विस लोग दे रहे हैं उसमें से कितने लोग जो हैं, कितने लोगों ने कितने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। 544 ऑर्डर्स, 128 ऑर्डर्स, 1K प्लस ऑर्डर्स, 1,000 से ज्यादा ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं इसके। ठीक है। और फिर हम ये देखते हैं कि कितने ऑर्डर्स इन क्यों हैं। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर हम इसको इस तरह लेके चलें तो इसकी मार्केट की सारी सर्च एनालिसिस हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइवर ने हमें कुछ यहाँ पे फिल्टर दिए हुए होते हैं। ऑनलाइन सेलर का फिल्टर बहुत सारे लोग ऑन करके फिर सर्च करते हैं। अगर मैं ऑनलाइन सेलर्स का फिल्टर ऑन करता हूँ तो मेरी सारी की सारी सर्च जो है वो चेंज हो जाएगी, और अब मुझे सिर्फ वही लोग दिखेंगे जो इस टाइम ऑनलाइन बैठे हैं। जो तादाद 51,000 थी उसमें से अब ये तादाद रह गई है 1349। इसका मतलब ये है कि अगर आप हर टाइम ऑनलाइन बैठे रहते हो ना, तो बेटा आपका कंपटीशन कितना कम हो जाता है कि आप
उन लोगों के सर्च रिजल्ट में आ जाओगे, ये सारे के सारे वो सेलर्स हैं जो इस टाइम ऑनलाइन बैठे हैं। तो ज्यादा देर ऑनलाइन रहने से ये फायदा होता है कि आपका कंपटीशन कम हो जाता है। 1349 लोगों से आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपने compete करना है, और देन आपने उसके ऊपर रैंकिंग करनी है। इनमें से भी जो ऑनलाइन लोग हैं, 174 ऑर्डर इसके हैं, 294 इसके हैं, 10 इसके हैं, 14 इसके हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। फिर उसके बाद सॉर्ट बाय का एक यहाँ पे जो है वो होता है, इसके अंदर हम अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो नए सेलर्स को रीच कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि जो नए लोग आए हैं हमने उनको मौका देना, हो सकता है कम पैसों के अंदर हमें वो सर्विस दे दें। तो हम जब न्यू सेलर को जो है वो करेंगे सॉर्टिंग, उसके हिसाब से करेंगे, तो जो नई गिग्स इस मार्केट के अंदर लगी हुई होंगी वो हमारे पास पहले ऊपर शो हो जाएंगी। इसका मतलब आप भी नई गिग लगाएंगे तो आपकी गिग भी इस सर्च रिजल्ट के टॉप में आ सकती है जब लोग यहाँ से न्यूएस्ट अराइवल सर्च करेंगे तो। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद ऐसा होता है, जैसे ये मोहम्मद हसान है, वो कह रहे हैं कि टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। फाइवर कभी कभार क्या क्या करता है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज के अंदर गिग लगाने से पहले आपको एक छोटा सा टेस्ट पास करना पड़ता है। लाइक इंग्लिश का बेसिक टेस्ट हो सकता है, HTML का टेस्ट हो सकता है, CSS का टेस्ट हो सकता है। अब वो टेस्ट आपकी प्रोफाइल के लिए कैसे बेहतर है कि आपकी जो भी स्किल आपने अपने स्किल वाले सेक्शन में लिखी है, उस स्किल को जब आप टेस्ट दे के वेरीफाई कर लेते हो तो फाइवर भी आपको सपोर्ट करता है, आपकी गिग्स को रैंक करता है। और दूसरा, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपके ऊपर ज्यादा एतमाद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार इसने फाइवर का टेस्ट पास किया हुआ है। ठीक है, फाइवर का टेस्ट पास किया हुआ है, और ये जो फाइवर का टेस्ट पास कर लेता है बंदा, इसका मतलब ये है कि ये वाकई एक अथेंटिक बंदा है और इसको पता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। अच्छा जी, मोहम्मद हादी हैं, वो कह रहे हैं कि सर ये गिग पर इम्प्रेशन क्या होता है। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल के अंदर तब बताऊंगा जब हम फाइवर की जो गिग रैंकिंग फैक्टर्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे होंगे। सिंपल सा इंट्रोडक्शन इसका मैं ये बता देता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री लिख के सर्च किया तो बहुत सारी गिग्स मेरे सर्च रिजल्ट्स के अंदर आ गई। ठीक है, अब कुछ गिग्स जो हैं वो सामने हैं मेरे, ठीक है, और कुछ गिग्स जो हैं वो 10वें पेज पे भी हैं, यहाँ पे 10th के ऊपर क्लिक करके भी सर्च रिजल्ट्स के अंदर तो आई हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी गिग्स, जो जो गिग सर्च रिजल्ट के अंदर आ जाती है उस गिग के ऊपर मेरा इंप्रेशन जो है वो चला जाए। मतलब ये है कि इंप्रेशन का मतलब ये होगा कि अगर आपने टैग्स अच्छे लगाए हुए हैं और डाटा एंट्री का टैग जिस जिस गिग की सर्च टैग्स में लगा हुआ होगा, वो गिग जो है वो मेरे सर्च रिजल्ट्स में आ जाएगी और मेरे गिग इंप्रेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, सर कैनवा का प्रो वर्जन प्रोवाइड कर दें फ्री में, बहुत कम डेटा है, सारे अच्छी पिक्स प्रो वर्जन में है। मैं आई विल ट्राई कि आज मैं कर दूं। कल मैंने कुछ किया तो था आप लोगों को प्रोवाइड, क्या किया था, कैनवा नहीं किया। शायद मेरा ख्याल है वीडियो एफएक्स मेकर दिया था आप लोगों को। तो वो वीडियो एफएक्स मेकर किस किसने इंस्टॉल कर लिया। सर प्रोफाइल पिक्चर भी रिमूव कर रहा है बार बार फाइवर, तो फिर कैसी, वो चेक करो ना कि आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को तो नहीं जो है वो कर रहे, उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे। पिक्चर अच्छी और प्रोफेशनल पिक्चर लगाओ, गूगल से ना उठाओ। ठीक है, अपनी पिक्चर लगाओ और कोशिश करो कि सिर्फ फेस हो उसके अंदर। हाँ जी बिल्कुल फ्री है, टेस्ट फ्री होता है। कितने लोगों का वीडियो एफएक्स मेकर इंस्टॉल हो गया है और अच्छी तरह से काम कर रहा है और लॉगिन भी हो गया है। वेरी गुड। नहीं जी, काफी लोग इंस्टॉल कर चुके हैं उसको। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने इतनी दफा कमेंट्स के अंदर भी जा जाके मैं बताता रहा हूँ कि भाई साहब आपकी एक इंस्ट्रक्शन फाइल होगी, वो जो मैंने आपको लिंक दिया है उसको डाउनलोड करोगे ना, तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन फाइल होगी। तो इंस्ट्रक्शन फाइल को पढ़ लो पहले एक थोड़ा सा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। गुड, वेरी गुड। ठीक है, लॉगिन हो गया तो बाद में आप लोग उसकी वीडियोस उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। वैसे तो वो बिल्कुल आसान है, आप लोग खुद से उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देखोगे, पंगे शंगे लोगे तो पता चल जाएगा।
ठीक है जी, तो चलें फिर आज के लेक्चर की तरफ। आज जो है वो हमने HTML पढ़ना है। ठीक है सर, एज अ फ्रीलांसर कैटेगरी कौन सी चूज करें, अभी समझ नहीं आ रही। देखें, ये हर एक गिग की अलग अलग कैटेगरी होती है। आपने ये देखना है कि आपकी जो डाटा एंट्री है वो किस कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, आपने उसको यूज करना है। फिर उसके बाद ये है कि पहले आप सर्च करके देख लिया करें। जैसे मैंने डाटा एंट्री लिखा तो बहुत सारी गिग्स मेरे सर्च रिजल्ट्स के अंदर आ गई। मैंने किसी भी गिग को ओपन किया, ठीक है, दो चार गिग्स खोल के स्क्रॉल करके देखी तो वो देख लिया कि उनकी कैटेगरी क्या है। इसने रखा है बिजनेस के अंदर डाटा एंट्री, इसकी कैटेगरी है, तो ये बिजनेस है हमारा। ठीक है, बिजनेस के अंदर सब कैटेगरी देख लेंगे हम। बिजनेस के अंदर सब कैटेगरी ये आ रही है, डाटा एंट्री। ठीक है, तो डाटा एंट्री हमारे पास में हमें पता लग गया कि डाटा एंट्री जो है वो सब कैटेगरी है बिजनेस की। तो मतलब ये है कि थोड़ा सा इसको इस हवाले से जब आप मार्केट को सर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी कि लोगों ने कैसे गिग्स लगाई हैं, लोगों ने अपनी गिग का टाइटल क्या रखा है, लोगों ने अपनी गिग को जो है उसका इमेज कैसा रखा है, लोगों ने अपनी पिक्चर लगाई है, साथ फॉन्ट कैसा रखा है, कलर स्कीम क्या है उनकी। तो ये सारे के सारे काम आपको बहुत जल्दी सीखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, मैं आप लोगों के अकाउंट्स देखूंगा इंशाल्लाह फ्राइडे को। फ्राइडे को सब लोगों के अकाउंट्स जो हैं आप लोगों ने फाइवर पे जितने भी बनाए हैं मैं उनको रिव्यू करूंगा और देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। फिर हम उसको उस दिन जो है वो चेक कर लेंगे। तब तक आप लोग अपना प्रोफाइल के ऊपर काम करें, जितनी गिग्स लगा सकते हैं, एक दो तीन गिग्स लगाएं। कोई जल्दी नहीं है, आसानी से आराम से काम करें, फ्री हैंड आपको। आ जाए जरा थोड़ा सा अब लेक्चर की तरफ। आज जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो है हमारा अपना HTML करने से पहले मैं अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर लेता हूँ। सर्विसेज जैम्प की स्टार्ट करनी है जी, और दो सर्विसेज पहली जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, अपाची और माइस्क्ल। इन दोनों सर्विसेज को स्टार्ट करने के बाद अब मैं आ जाता हूं अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। आज का काम साथ साथ करना है, ठीक है। सबलाइन टेक्स्ट के अंदर आके मैंने कंट्रोल N से एक नई फाइल क्रिएट कर ली और उस फाइल को सबसे पहले सेव करेंगे कंट्रोल S दबा के। ठीक है, इसको सेव कहाँ पे करना है हमने, सी के अंदर जैम्प का फोल्डर है, उसके अंदर htdocs का फोल्डर है और वहां पे मैंने अपना एक फोल्डर बना लिया था बैच 10 के नाम से। मैं उस बैच 10 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसका कोई भी नाम रख लेते हैं हम। उसका नाम रख लेते हैं lecture7.html। ठीक है, ये मैंने इसका नाम जो है वो रख लिया। यहां तक आप लोगों को सबको क्लियर है कि हम कैसे करते थे, क्यों करते थे और ये सारी की सारी चीजें। हम इसको कर रहे हैं जी HTML फॉर्मेटिंग। कुछ टैग्स से आप लोग ऑलरेडी जो है वो आशना है, आप लोगों को उनकी जो है वो चीजें समझने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने HTML का टैग पढ़ा, फिर उसके अंदर हेड है, बॉडी है, बॉडी का टैग क्लोज करते हैं, बॉडी के अंदर हम सारी के सारे काम करते हैं। इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ, लाइक मैं H1 के अंदर लिखता हूँ जी फिर उसके बाद मैं पैराग्राफ में कोई डमी कंटेंट जो है वो डालता हूँ, इसको चेक करने के लिए कि ये ठीक से चल रहा है या नहीं। हम लोकल होस्ट पे जाते हैं। लोकल होस्ट में हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था, फोल्डर का नाम था बैच 10, BATCH बैच 10। फिर उस बैच 10 के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की है, स्लैश डालेंगे, उस फाइल का नाम रखा है हमने lecture7.html। आपकी अपनी मर्जी, आप जो भी नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो ये देखें जी, अभी फिलहाल इसकी जो है वो ये फॉर्मेटिंग है जी। सीधा सीधा सा हमने अभी एक टाइटल लिखा है, उसके अंदर लिखा है HTML फॉर्मेटिंग। ठीक है,
फिर उसके बाद आई लव माई कंट्री हेडिंग दी है, और उसके बाद हमने पैराग्राफ दिया। पैराग्राफ को जस्टिफाई कैसे करते हैं मैं बता देता हूं। मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर जाता हूँ। ये सीएसएस की प्रॉपर्टी है। अब वैसे समझ ना आए तो फिर मुझे ना कहना, क्योंकि अभी हम सीएसएस पढ़ने नहीं जा रहे। ये लो जी, जस्टिफाई हो गया। तो दोनों साइडों से बराबर हो गई इसकी लाइनें, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अभी मैं इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा, सिर्फ आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने ये जस्टिफिकेशन की है इसकी। वापस आए, क्योंकि अभी सीएसएस नहीं पढ़ी, तो सीएसएस जब पढ़ेंगे तो फिर हम उसको देख लेंगे। बहरहाल ये मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया, और उसके अंदर हमने कुछ फॉर्मेटिंग करनी है जो HTML के टैग्स को यूज करके ही करेंगे, HTML की ही प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। जितनी फॉर्मेटिंग हम HTML के जरिए कर सकते हैं वो करेंगे। उसके बाद हम अपने CSS के लेक्चर्स की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं जी, यार सब लोगों ने वो लिंक लगाना, इमेजेस लगाना तो सीख लिया था ना, उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इमेज लगाने में कोई प्रॉब्लम या फिर लिंक लगाने में किसी को कोई मसला है तो वो बता दें, ताकि मैं उसको रिपीट कर दूं, पिछली चीजें क्लियर हो जाए और देन हम आगे चलते हैं। क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो फिर हम एडवांस लेवल की HTML को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। एक दफा कंफर्मेशन दे दें ताकि मैं स्मूथली फिर आप लोगों को आगे लेके चल सकूं। ये सर ऑल क्लियर, चले वेरी गुड, ठीक है। इमेज में मसला है, इमेज में क्या मसला है जी, ये देखिए मैं सिंपल सा एक इमेज का जो है वो आप लोगों को टैग लगा के दिखा देता हूँ। इमेज का टैग लिखा, उसमें सोर्स देना है आपने सिर्फ, ठीक है। वो सोर्स आपका अपने फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ इमेज भी हो सकता है। जैसे मैं किसी इमेज को ये वाला इमेज है, मैंने इसको कॉपी किया और इस इमेज को मैंने जो है वो सी के अंदर ले गया, जैप के अंदर ले गया, और HT डॉक्स में ले गया, बैच 10 के अंदर ले गया। यहाँ पे आप रख दें बेशक इसको, इसका नाम चेंज कर दें, ठीक है। इसका नाम s.png रखा हुआ है, इसका नाम हम रख देते हैं जी machine.png, ठीक है। तो इसको हमने जो है वो यहाँ पे लिखना है, तो MACH machine.png लें जी। ये मैंने सोर्स में लिख दिया, उसके चेक करना है अगर इसको आपने, तो यहाँ पे आए तो ये देखें जी आपका इमेज जो है वो लग गया। इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप लोग बाद में कर सकते हैं कि इसकी हाइट क्या रखनी है, विड्थ क्या रखनी है। आप लोग इसके इमेज के टैग में ही जाएं और इसकी विड्थ जो है वो हम कर देते हैं लेट सपोज 100%, कि वो बॉडी के अंदर अंदर ही आए, इससे ज़्यादा ना जाए। और इसकी जो हाइट है वो हम कर देते हैं जी 500 पिक्सल्स। ये तो हमने ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, इसको इंक्रीज कर लें, 500 को हम 800 कर लेते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आपने उसको कैसे जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर शो अप करवाना है। वेरी गुड, ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल यहाँ तक इमेज लगाने की समझ आ गई। उसके बाद एंकर टैग हमने लगाना सीख लिया था। ए टैग कैसे लगाते हैं कि हम अभी मैं फिलहाल ये जो इमेज का टैग है इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट करने का मतलब ये होता है कि मैं इस इमेज वाले टैग का इफेक्ट जो है वो शो नहीं करवाना चाहता। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबा देंगे, ठीक है। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से ये लाइन कमेंट हो जाएगी और इसका इफेक्ट जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर शो नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एंकर टैग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे अगर हम Pakistan.com की वेबसाइट है उसके ऊपर यूजर्स को लेके जाना चाहते हैं, हम उसका href यहाँ पे लिखेंगे
और यहाँ पे लिख देंगे कि क्लिक हेयर टू विजिट पाकिस्तान। तो वापस आते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट पे। तो ये देखें जी, क्लिक हेयर टू विजिट पाकिस्तान जो है वो बाकी टेक्स्ट से कुछ अलग लग रहा है। एक तो ये अंडरलाइंड है और दूसरा क्लिकेबल है। कर्सर यहाँ पे वो एक छोटा सा हैंड मूव करता है, जैसे ही मैं इधर लेके जाता हूँ तो वो कर्सर की शक्ल जो है वो और हो जाती है। इसका मतलब इसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं इसके ऊपर हॉवर करता हूँ तो मेरा जो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आप लोगों को इसके बैकएंड के ऊपर जो लगा हुआ लिंक है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, pakistan.com लिखा हुआ है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, pakistan.com वाली वेबसाइट जो है वो खुल जाएगी। तो इस तरह जो है वो आप लोग इनको लेके चल सकते हैं। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग की बात करूंगा, फॉर्मेटिंग पे आ जाएं। ये जो वीडियो वाले लोग हैं इसको भी मैं लेके चलता हूँ, लेकिन अभी उसकी बारी नहीं आई। जो पहले चीजें पढ़ने वाली हैं उसको देख लें, उसके बाद आगे चलते हैं। बोल्ड टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है। अगर मैंने किसी भी टेक्स्ट को, लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पहला वर्ड है मेरा ये बोल्डेड हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, एक टैग लिखूंगा बी का। ठीक है, और जहां पे एंड करूंगा इसको, लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको एंड कर देता हूँ, स्लैश बी से ही एंड करते हैं ना आप लोग। तो मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ से बोल्ड का टैग स्टार्ट किया, इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो सारे का सारा बोल्डेड हो जाएगा। कंट्रोल एस से इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं। तो देखें यार आप, ये जो लॉरम इप्सम है ये थोड़ा सा बोल्डेड है एज कंपेयर टू अदर टेक्स्ट। ठीक हो गया जी, यहां तक किसी को कोई मसला है तो बता दें। हमने सिर्फ बी का टैग लिखा। फिर उससे अगला जो है, मैं अगर चाहता हूं कि यहाँ पे एंकर टेक्स्ट के नीचे हम जो है वो लिखते हैं कि बी के टैग के अंदर दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। लें जी, ये टेक्स्ट जो है वो हमारा बोल्ड हो गया। फिर उसके बाद मैं एक टैग लिखता हूं आई का। आई स्टैंड फॉर इटैलिक टेक्स्ट। टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा होता है, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। तो उसके अंदर जो भी टेक्स्ट या जो भी कंटेंट लिखते हैं वो थोड़ा सा इटैलिक हो जाता है। तो इसके अंदर और इसके अंदर आप लोगों को फर्क नजर आ रहा है। मैं इसको जरा नीचे लेके आने के लिए बी आर का टैग यूज कर लेता हूँ। ब्रेक रो लगा दी यहाँ पे भी बी आर का टैग यूज कर लिया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये सारे के सारे लाइन बाय लाइन नीचे आते जाएंगे। एक जो है ये हमने बी आर यहाँ पे यूज कर लेना है। अच्छा, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया। उसके बाद एक है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए हम क्या करते हैं, यू का टैग यूज करते हैं। यूएल का नहीं करना कि अंडरलाइन। यूएल जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज होता है। हमने उस दिन बुलेटेड पॉइंट्स लगा के देखे थे, और उसके अंदर हमने कहा था कि इन बुलेट पॉइंट्स को हम ऑर्डर भी कर सकते हैं और अनऑर्डर भी कर सकते हैं। तो अनऑर्डर करने के लिए हमने यूएल का टैग यूज किया था, लेकिन अंडरलाइन करने के लिए सिंपल जो है वो यू का टैग इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अंडरलाइंड टेक्स्ट। तो किसी भी टेक्स्ट को अगर हमने अंडरलाइन करना हो तो यू का टैग यूज करेंगे, और वो टेक्स्ट जो है वो ऑल ऑटोमेटिकली अंडरलाइंड हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं जी जरा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस करके आए हैं। पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड का टैग यूज किया तो उसने बोल्ड को बोल्ड कर दिया। फिर इसी तरह इटैलिक है तो आई का टैग यूज करेंगे। ये आई का टैग स्टार्ट किया, एंड किया, उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके इटैलिसाइज करके लिख देगा। अंडरलाइन के लिए यू का टैग यूज किया और उस टेक्स्ट को वो क्या कर देगा, अंडरलाइन कर देगा। आगे चलते हैं जरा। अच्छा, फिर होता है स्ट्राइक का टेक्स्ट। अक्सर आप लोग जाते हैं, कोई वेबसाइट्स विजिट करते हैं, जैसे वो वेबसाइट है मेरी सजावट.हाउस के नाम से। तो उसके ऊपर हम देखते हैं, उसके ऊपर शायद आप लोगों को मिले या ना मिले, क्योंकि आई डोंट नो कि उसके ऊपर प्राइसेस कैसे लिखी हुई हैं। लेकिन चलें चेक करके देखते हैं।
कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्टोर्स होते हैं, उन्होंने ना डिस्काउंटेड प्राइसेस दी हुई होती हैं। डिस्काउंटेड प्राइसेस का मतलब ये होता है कि उन्होंने लिखा होता है कि पहले इसकी प्राइस जो थी वो इतनी थी, लेकिन अब हम इसकी जो प्राइस है वो इतनी दे रहे हैं। तो वो पुरानी वाली प्राइस के ऊपर एक उन्होंने लाइन लगाई हुई होती है, और जो नई वाली प्राइस है उसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा हुआ होता है। ठीक है, नहीं भाई, इधर इन्होंने सिर्फ रेंज बताई है क्योंकि ये एक वेरिएबल प्रोडक्ट है। दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं, कपड़ा हाउस पे, उधर शायद मिल जाए। हाँ जी, ये देखें जरा, ये देखें, यहाँ पे मिल गया। 2400 प्राइस थी इसकी, यहाँ उसके ऊपर लाइन लगाया है, ये देखें। और 1550 को बोल्ड करके लिखा हुआ है। तो 2400 को मतलब ये है कि पहले इसकी प्राइस 2400 रुपया थी, लेकिन अब हम इसको डिस्काउंट करके जो है सेल क्योंकि लगाई हुई है, तो हम अब जो है वो इसको 1550 में बेच रहे हैं। और 1550 को उसने जरा बोल्ड करके बड़ा करके लिखा है। तो इस तरह का अगर हमने काम करना हो तो हमारे पास जो अपना है HTML, उसके अंदर स्ट्राइक का टैग होता है। तो स्ट्राइक का टैग हम यूज करते हैं यहाँ पे किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। कुछ टैग्स जो होते हैं वो HTML के नए वर्जन के अंदर डेप्रीशिएट हो चुके होते हैं। तो स्ट्राइक के टैग की बजाय हम जो है डेल का टैग यूज करेंगे, सेम वही काम करेगा। स्ट्राइक पुराना हो चुका है, अब जो है वो डेल का टैग जो है वो यूज होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम ओल्ड प्राइस, और इसके बिल्कुल आगे जो है वो हम बोल्ड के टैग के अंदर लिख देते हैं न्यू प्राइस। ठीक है, बी आर लगाया है लास्ट में, इसके बाद बी आर लगा लें ताकि नीचे आ जाए वो। तो ये देखें जी, ओल्ड प्राइस के ऊपर उसने जो है वो एक लाइन लगा दी है डेल के टैग की वजह से, और जो न्यू प्राइस है उसको उसने थोड़ा सा बोल्ड करके लिख दिया है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये कुछ टैग्स हमने पढ़े हैं, H1 पैराग्राफ बोल्ड, फिर उसके बाद एंकर टैग, इमेज भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बोल्ड का टैग पढ़ा, यहाँ पे इटैलिक का टैग पढ़ा, यहाँ पे हमने अंडरलाइन का टैग पढ़ा, यहाँ पे हमने डेल का टैग पढ़ा। ठीक है, ये कुछ स्लाइड्स जो हैं वो आपको पता है पुरानी बनी हुई हैं, तो तब उस वक्त जो था स्ट्राइक का टैग चलता था, लेकिन अभी स्ट्राइक की जो जगह है वो डेल के टैग ने ले ली है। तो डेल क्या करता है, लाइन थ्रू लाइन फेर देता है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। जो भी आप उस टैग के अंदर जिस टेक्स्ट को इनक्लोज करते हैं, वो उस टैग के को जो है वो उसके ऊपर लाइन फेर देता है। बी आर क्यों लगाते हैं, हम अपनी आउटपुट को नेक्स्ट लाइन के अंदर लाने के लिए। अगर मैं ये बी आर नहीं लगाता, यहाँ पे इधर भी नहीं लगाया, इधर भी नहीं लगाया, और इधर भी नहीं लगाया, ये बी आर के टैग्स मैंने खत्म कर दिए। इसको भी रिमूव कर दें जरा, देखते हैं उसे आउटपुट पे क्या असर पड़ता है। आउटपुट पे आते हैं तो देखें जरा, ये सब कुछ एक लाइन में आ गया। ठीक है, तो ये बी आर क्या कर रहा था, ब्रेक रो करके नीचे लेके आ रहा था, निचली लाइन में इन सबको लेके आ रहा था। इस वजह से हमने इसको बी आर लगाया था, ब्रेक रो इसको कहते हैं। फिर लगा लेते हैं जरा। ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं जी, आगे क्या है HTML के अंदर हमारे पास। इटैलिक टेक्स्ट हम पढ़ चुके हैं भाई साहब। हाँ, इसके आगे है मोनोस्पेस्ड। मोनोस्पेस्ड का मतलब ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे कुछ लेटर्स को स्पेस ज्यादा मिलती है और कुछ लेटर्स को स्पेस जो है वो कम मिलती है। उसमें ये आप कह सकते हैं कि जैसे एक एक लेटर है M। ठीक है, M को जो स्पेस मिल रही है वो I की निस्बत ज्यादा है, ऐसा ही है। I एक सिंगल लाइन लेटर है, और M के अंदर कह लें कि तीन जो है वो तीन लेटर्स की स्पेस इसने घेरी हुई है। तो उसको हम मोनोस्पेस्ड करने के लिए, मोनोस्पेस का मतलब ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम एक ही जो है वो स्पेस दें M को भी और I को भी।
तो उसके लिए हम डबल टी का टैग जो है वो यूज करते हैं। और डबल टी का टैग जो है वो क्या करता है कि सब लेटर्स को मोनोस्पेस्ड कर देता है, और सब लोगों को एक जैसी ही स्पेस मिलती है। देखें ना, ये डबल टी का टैग स्टार्ट करेंगे, डबल टी का टैग एंड करेंगे, तो उससे ये है मोनोस्पेस्ड बन जाएगा और हर एक लेटर को एक जैसी स्पेस मिलेगी। ये आमतौर पे ज्यादा यूज होने वाला टैग नहीं है, लेकिन कभी कभार हमें टेक्स्ट को मोनोस्पेस्ड करना पड़ता है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में हम बात करते हैं। हम लोगों ने मैथ पढ़ा है, सब लोगों ने बचपन के अंदर हमने एलजेब्रा पढ़ा था। तो एलजेब्रा पढ़ते हुए हमने ये सीखा था कि एक्स की पावर में कुछ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर होता है या एक्स क्यूब होता है, एक्स की पावर 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, या वाई की पावर ज्यादा हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, लेट सपोज अगर मुझे लिखना पड़ जाए एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर हम कैसे HTML के जरिए लिख सकते हैं और उसको हम HTML के अंदर कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सुपर का टैग है और सब का टैग है। सुपर का टैग क्या करता है कि जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो उसको थोड़ा सा आम जो लाइन होती है, आम जो पैराग्राफ होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर करके लिखेगा। जैसे हम एक्स की पावर 2 लिखते हैं, तो 2 को x से थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, और 2 का साइज एज कंपेयर टू x छोटा होता है। तो ऑटोमेटिकली ये बिल्ट इन टैग सुपरस्क्रिप्ट का जो है वो इसीलिए यूज होता है कि पावर में अगर हमने किसी चीज को लेके जाना हो तो सुपर का टैग यूज करते हैं। और इसके बरक्स अगर हमने ऊपर लेके जाने की बजाय टेक्स्ट को नीचे लेके आना हो बेस में, जैसे हमने लॉगरिथम वाला चैप्टर पढ़ा था ना, लॉगरिथम वाला, मुझे तो अब कहना भी भूल गया, लॉग वाला चैप्टर होता था, उसकी बेस में हम कुछ लिखा करते थे कि लॉग 10 बेस ए। तो वो बेस ए जो है वो थोड़ा सा छोटा करके लिखा हुआ होता था, तो उसके लिए हम सब का टैग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जरा इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। जैसे हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ का टैग लिखते हैं, उसमें मैंने एक्स लिखा, ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये तो सिंपल सीधा सीधा आ गया, यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो है एज इट इज लिखा आ गया। मैं अब चाहता हूं एक्स की पावर 2 हो, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो। तो पावर के अंदर 2 लिखना है जब मैंने, तो मैंने क्या क्या करना है, सुपर का टैग यूज करना है। सुपर का टैग यूज किया, 2 लिखा और सुपर का टैग क्लोज कर दिया। नहीं, अब क्या हुआ, रिफ्रेश करके देखते हैं, एक्स की पावर में 2 आ गया। और नजर आ रहा है सब लोगों को, मुश्किल तो नहीं है कुछ। ये नहीं, बड़ा कर दिया थोड़ा सा आपके लिए। तो इसी तरह मैंने y की पावर में 2 लिखना है, तो मैं सुपर का टैग यहाँ पे y के बाद शुरू करूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद मैं 2 लिखूंगा और सुपर का टैग बंद कर दूंगा। तो जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ होगा सुपर के टैग के अंदर, वो उसको थोड़ा सा बेस पावर में ले जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हो गया। नवाब ज्यादा साहब हैं कोई, और वो कह रहे हैं कि हम कमेंट को अंदर लिख सकते हैं। नहीं भाई, हम कमेंट जो है वो लाइन के स्टार्ट से ही शुरू करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क उसकी की होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जो है ये किया कि +2xy, इधर कर लेते हैं जरा, +2xy इज इक्वल टू, हमारे पास था जी, मुझे तो फार्मूला भी भूल गया, क्या फार्मूला आता था, x प्लस वाई, इसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो सुपर का टैग स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे। ये जी देखते हैं क्या शक्ल उसकी बनी है। तो ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला जो है वो बन के सामने आ गया। आगे चलें जी, आगे हमारे पास है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अच्छा, अब सब्सक्रिप्ट की कोई एग्जांपल पढ़ लें जी। अगर मैं यहाँ पे इसको ब्रेक रो लगाता हूँ, और हमने जो है यहाँ पे लिखा कि पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर log 10
ठीक है, उसके अंदर बेस लिखनी है 10 से पहले और लॉग के बाद, लॉग और 10 के दरमियान में बेस जो है वो हमने डालनी है, और वो हमने डालनी है सब के टैग के अंदर। सब का टैग स्टार्ट किया, ए लिखा और सब का टैग क्लोज कर दिया। तो ये जो है वो कैसी शक्ल बन गई इसकी, ये लॉग 10 बेस ए। तो जैसे भी आपने देन उसको मैनेज करना हो आगे आप लोग कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी फॉर्मेटिंग होती है जो हमें बहुत ज्यादा काम आती है और इसको हम लेके आगे चल सकते हैं। सम अदर फॉर्मेट ऑप्शंस जो हैं वो डिलीटेड टेक्स्ट हमने कर लिया, डेल का टैग यूज कर लिया। लार्जर टेक्स्ट करने के लिए हम बिग और स्मॉल का टैग यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि हम इसको CSS के जरिए हैंडल कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके अंदर हम ज्यादा अच्छी तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। इंसर्टिंग इमेजेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा और ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे हमने इसकी बात की, ये इसी टैग की बात की, मैं कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दोबारा से बताता हूँ, लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी और मेरा इमेज का टैग फिर से चलने लग जाएगा। मैं इसको जरा नीचे ले जाता हूँ यहाँ से खत्म करके, ताकि इमेज हमारा नीचे नजर आए। इसकी विड्थ को भी जरा कम करते हैं, इतनी ज्यादा विड्थ की जरूरत नहीं है हमें, हम इसको 80% कर देते हैं। अगर अब चेक करते हैं जरा क्या हिसाब किताब है, और 100% विड्थ की, और ये हमारे पास इमेज जो है वो कुछ ऐसे आ गया। करके देखो भाई, जो चीजें सवाल आते हैं ना अब आप लोगों के दिमाग में, उनके पंगे लेके देखा करो पहले, फिर सवाल पूछा करो। आपके सामने सबलाइन टेक्स्ट खुला हुआ है और आपके सामने जो है वो गूगल क्रोम, जो सवाल आपके जहन में आ रहा है पहले उसको इंप्लीमेंट करके उसका टैग लिख के देखो और फिर मेरे से सवाल पूछो। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इमेज के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी विड्थ की, एक प्रॉपर्टी हमने हाइट की पढ़ी, ठीक है। और इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे बॉर्डर की प्रॉपर्टी एक हो सकती है। मैं इसको अगर बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, बॉर्डर लगाना है मैंने, तो बॉर्डर लिखा, कितने पिक्सल्स का लगाना है, मैं कहता हूँ 3 या 2 पिक्सल्स का बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो 2 लिख दिया उसके अंदर, रिफ्रेश करते हैं तो बॉर्डर ये हमारा जो है वो ब्लैक कलर का बॉर्डर आप लोगों को यहाँ पर नजर आ गया। इमेज के गिर्द उसने ये बॉर्डर जो है वो लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, लाइक विड्थ हो गई, हाइट हो गई। अल्टरनेटिव टेक्स्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इमेज को हम जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट देते हैं वो क्यों देते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि हमने कैसे इसको लेके चलना है। उसका मकसद ये होता है कि अगर कोई कोई प्रॉब्लम आ जाती है और टेक्निकली किसी एरर की वजह से वो इमेज जो है वो शो नहीं हो पाता, तो हम उसको कैसे लेके चल सकते हैं। फॉन्ट कलर भी CSS से हैंडल करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ज्यादा अच्छी चीज ये है कि स्टाइलिंग जितनी भी करनी है आपने वो CSS से करें, कलरिंग स्टाइलिंग वो CSS से करें, और जो स्ट्रक्चर है, जो एलिमेंट्स हैं, वो आप लोग HTML से बना लें। फिर उसके बाद इमेज बॉर्डर है, वो मैंने आपको बता दिया कि इमेज बॉर्डर जो है वो हम कर सकते हैं। बॉर्डर इज इक्वल टू, आगे जितने पिक्सल्स का बॉर्डर लगाना है उतने पिक्सल्स वहां पे लिख देंगे, तो उतना मोटा बॉर्डर जो है वो लग जाएगा। ये नहीं जी, थोड़ा सा और ज्यादा इसको, इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दिया आपने। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे क्या है हमारे पास, इमेज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट की भी हमने उस दिन पढ़ ली थी, अलाइन कैसे करते हैं। अलाइन इज इक्वल टू राइट, ठीक है, RIGHT अगर मैं करना चाहता हूँ इसको, तो ये भाई साहब हमारे हो गए अलाइन राइट। तो ये राइट अलाइन कर दिया। लेफ्ट करना है, ऑटोमेटिकली लेफ्ट होता है वैसे ही। सर स्लाइड में परसेंट या पिक्सल्स नहीं लिखे। हाँ जी, जब आप कुछ भी नहीं लिखते ना, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप परसेंटेज या पिक्सल्स दोनों में से कुछ भी मेंशन नहीं करते, तो वो ऑटोमेटिकली पिक्सल्स के अंदर बाय डिफॉल्ट मैनेज होता है, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे इन्होंने जो विथ है, विथ दी है 150 और हाइट दी है 100। 150 अगर सिंपल लिख देते हैं, परसेंटेज नहीं डालते, तो 150 पिक्सल्स ये इसको लेगा एज अ बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स के अंदर लेता है, अगर हम कोई भी साइन इसके साथ मेंशन नहीं करते तो 150 पिक्सल्स और हाइट भी 100 पिक्सल्स। लेकिन अगर मैं 100 पिक्सल्स की बजाय यहाँ पे परसेंटेज मैनेज कर दूं या परसेंटेज लिख दूं, तो वो फिर इसको परसेंटेज के अंदर मैनेज करेगा। बाय डिफॉल्ट अगर हम कुछ भी नहीं लिखते तो ये पिक्सल्स के अंदर लेता है, जैसे ये 3 पिक्सल्स के अंदर इसने इसको बॉर्डर को मैनेज किया। इमेज अलाइनमेंट हो गई और उसके बाद अलाइन राइट कर दिया। क्रिएटिंग हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स हम क्रिएट कर चुके हैं कि कैसे हमने जो है वो हाइपरलिंक्स बनाने हैं। एक जो हमारा है डॉक्यूमेंट, उसको हमने नेविगेट कैसे करना है फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज। ठीक है, इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमने एक पेज के अंदर अंदर ही नेविगेट करना हो, मैं कुछ इसकी एग्जांपल आप लोगों को करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स क्रिएट कर रहा हूँ, इस तरह के 2-4 पैराग्राफ्स और बना लेते हैं। इन डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा लंबा कर लिया मैंने, ताकि मैं थोड़ी सी नेविगेशन आप लोगों को समझा सकूं। इसकी अलाइनमेंट खत्म कर दें इमेज की। ठीक है, अब ये टेक्स्ट के बिल्कुल बाद जो है, सॉरी इमेज के बिल्कुल बाद जो है वो टेक्स्ट आ रहा है। सर पीसी से इमेज लगाना बता दें, ये कोई इस्लाहान बट हैं, अभी तक इनको पीसी से इमेज लगाना नहीं आया। सुबह से ये जो इमेज लगा हुआ है ना यहाँ पे, बेटा ये पीसी से ही आ रहा है, ये मेरे पीसी के अंदर ही जो है वो सेव्ड है, मैंने इंटरनेट से नहीं लिया। अभी मैंने आज आज ही के लेक्चर में ये लगा के दिखाया। अगर आप आई थिंक सो लेट आई हैं या आए हैं, मुझे नहीं पता आप ही हैं या शी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लिया करो, देखा करो कि कैसे हमने ये काम करना है। लेक्चर के ऊपर फोकस नहीं होता आप लोगों का, और फिर वही चीजें आप दोबारा जब रिपीट करते हो तो फिर मुझे होता है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे इसके ऊपर। आज ही के लेक्चर में हमने ये देखा है कि कैसे हम पीसी से इमेज उठा सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि हमने कैसे जो है नेविगेशन करनी है। नेविगेशन का मतलब ये है कि मैंने एक वेबसाइट बना ली जो इतनी लंबी है, ये सारा स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है, ये पढ़ना पड़ता है सारा। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर कोई लिंक हो ऐसा जिसके ऊपर लिखा हो गो टू टॉप, और गो टू टॉप के ऊपर हम क्लिक करें तो वो हमें इस हेडिंग के ऊपर ले जाए। ठीक है, नेविगेट करके खुद ब खुद इसी हेडिंग पे ले जाए। पहले तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते थे तो ये हमें किसी और वेब पेज के ऊपर लेके जाता था ना, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि अब हम इसके ऊपर किसी लिंक के ऊपर क्लिक करें तो वो हमें इसी डॉक्यूमेंट के इसी पेज के ऊपर, इसी पेज के किसी और सेक्शन के ऊपर हमें ले जाए। ठीक है, तो उसके लिए उसने देखें जरा एक सिंपल सी एग्जांपल दी है कि यू कैन क्रिएट अ लिंक टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ गिवन वेब पेज by using name attribute. This is a two-step process. I don't know कि अब वो मेरी वेबसाइट चल रही है या नहीं, एक किसी दौर में बनाई थी, brilliant.reviews। नहीं, अभी बंद है, उसके ऊपर कोई ज्यादा कंटेंट नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, चलें छोड़ें इसको, उसके ऊपर एग्जांपल्स थी आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन हम ऐसे ही समझ लेते हैं उसको कि यू कैन क्रिएट अ लिंक टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ अ गिवन वेब पेज बाय यूजिंग नेम एट्रीब्यूट। अच्छा जी, ये नेम का एक एट्रीब्यूट है, वो हम इसको देंगे। दिस इज टू स्टेप प्रोसेस। पहला पहला स्टेप क्या है, लिंकिंग करने के लिए सेम पेज के ऊपर दो सेक्शंस को आपस में लिंक करने के लिए। फर्स्ट है जी, क्रिएट अ लिंक to the place where you want to reach within a web page and name it using anchor tag. Tag as follows। H1 था, उसके अंदर उसने कह दिया जी कि ये H1 की जो भी टेक्स्ट लिंक्स था वो दिया, उसके अंदर उसने एंकर टैग लगाया, और एंकर टैग के अंदर उसको कह दिया कि नेम इज इक्वल टू उसका है टॉप, और H1 को उसने एंड कर दिया। यहाँ पे हम आमतौर पे हाइपर रेफरेंस देते हैं,
लेकिन इसने यहाँ पे लिखा है नेम इज इक्वल टू टॉप। ये नेम इज इक्वल टू टॉप दे दिया। अब इसको हमने जो है वो लिंक करना है किसी के साथ। सेकंड स्टेप इज टू क्रिएट हाइपर लिंक टू लिंक द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस वेयर यू वांट टू रीच। ठीक है, उसके अंदर भी हमने सेम यही करना है कि एंकर टैग लगाना है हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू दिस, और हैश टॉप लिखना है। ये जो भी नाम हमने इसका दिया हुआ होगा हैश टॉप लिखेंगे, ये बाकी सब इसको छोड़ देंगे, इसकी जरूरत हमें नहीं है, और गो टू टॉप लिखेंगे। मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं ये चाहता हूँ कि हम यहाँ पे रीच करें। ठीक है, H1 के अंदर हम रीच करें, तो मैं यहाँ पे एंकर टैग लिखता हूँ। ठीक है, और H1 के अंदर अगर यहाँ पे एंकर टैग लगा दें, मैं यहाँ पे हैश टॉप कह देता हूँ इसको। ऐसे करके देखते हैं, और नीचे आते हैं, एंकर टैग लगाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया जी गो टू। अच्छा, अब क्या होगा चेक करते हैं जरा, ये इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं। तो ये गो टू टॉप आ गया। ठीक है, लेकिन अभी ये क्लिकेबल नहीं है, क्योंकि इसका हाइपर रेफरेंस हम सेट कर लेते हैं। हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू दिस। गो टू टॉप अब क्लिकेबल है, इसके ऊपर क्लिक किया तो अब इसको जाना है टॉप के ऊपर। 1 मिनट का टाइम देंगे मुझे जरा थोड़ा सा। अच्छा जी, तो क्या पढ़ रहे थे हम लिंकिंग पढ़ रहे थे कि कैसे हमने लिंक करना है फ्रॉम वन टैब टू अनदर। तो उसके लिए हमने एक ही पेज के अंदर नेविगेट करना होता है फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। तो हम ये करते हैं कि यहाँ पे नवीद साहिल हैं, वो कह रहे हैं सर अपनी किसी वेबसाइट की ट्रैफिक तो दिखा दें। अच्छा जी, मैं दिखा देता हूँ। अब बीच में ट्रैफिक दिखा दूं आप लोगों को, पहले ये काम कर लें थोड़ा सा है। मेरा ख्याल है कि पहले काम कर लेना चाहिए। यहाँ पे हम कर रहे हैं जी हैश टॉप, और यहाँ पे हमने इसका नाम जो है वो टॉप रखा है। तो ये देखें जी, अब उसने हमें मूव कर दिया यहाँ पे। असल में हुआ ये है कि गो टू टॉप के ऊपर क्लिक किया तो वो स्टार्ट के अंदर ले गया हमें। सिंपल सी चीज़ ये है कि जिस भी सेक्शन के ऊपर हमने नेविगेट करवाना है इसको, वहां पे हमने एंकर टैग लगाना है और उस सेक्शन को कोई नेम दे देना है। ठीक है, हाँ जी, काम कर रहे हैं। तो H1 के अंदर हमने एंकर टैग लगाया, उसको नाम की प्रॉपर्टी दी और कोई भी नाम रख दिया। लेट सपोज हमने इसका नाम टॉप रख दिया। ठीक है, और टॉप की प्रॉपर्टी उसको दे के हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने उस टॉप वाले सेक्शन को कहीं पे भी सेक्शन के नीचे कहीं पे भी हमने उसको कॉल करना है और एंकर टैग लगाना है उसके अंदर। उसके हाइपर रेफरेंस के अंदर हमने जब उस आईडी को कॉल करना है तो हमने उसको लिख देना है हैश टॉप। और गो टू टॉप के ऊपर क्लिक करने की वजह से वो क्या करेगा कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर देखेगा कि किस सेक्शन का नाम जो है वो टॉप है। तो उसको ये सेक्शन मिलेगा आई लव माई कंट्री वाले का, और वो उसको टॉप के हिसाब से लेके उसके ऊपर नेविगेट करवा देगा। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई चीज समझ नहीं आई तो आप लोग बता सकते हैं। अब जब भी नीचे जाएंगे तो यूजर को स्क्रॉल करके दोबारा से ऊपर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो क्या करेगा, गो टू टॉप के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली जो है वो गो टू टॉप वाले सेक्शन के ऊपर नेविगेट करवा देगा। ठीक है जी, और किसी को कोई मसला है तो बता दें। यहां तक सब चीजें क्लियर।
गुड। आगे चलते हैं जी, लिंकिंग हो गई इस सेक्शन की। ये वाला लेक्चर तकरीबन यहाँ पे कंप्लीट है। हम अगले वाले लेक्चर की तरफ चलते हैं। HTML का ही लेक्चर है, उसमें देखते हैं कि क्या पढ़ने की या पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, HTML टेबल्स है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी भी एक अच्छी सी असाइनमेंट मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सर इसी तरह हमने अगर फर्स्ट हेडिंग से नीचे उस हेडिंग पे जाना हो तो यही कोड यूज करेंगे। हाँ जी, कोड सेम यही यूज होगा, लेकिन अल्टरनेट कर देंगे। मतलब ये है कि आप इसको यहाँ यहाँ से कट कर लें और इसको ले जाएं ऊपर कहीं, कि H1 से पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं जी गो टू टॉप की बजाय हम कहते हैं गो टू बॉटम। ठीक है, और ये जो एंकर टैग है इसको यहाँ से खत्म करें, और जिस सेक्शन के ऊपर आप नेविगेट करवाना चाहते हैं उसको यहाँ पे लेट सपोज हम कहते हैं जी H1 हेडिंग देते हैं, हम कहते हैं इसको जी लास्ट हेडिंग, और इसके अंदर हम जो है वो एंकर टैग का यूज करते हैं। इसका नाम टॉप रखना है, टॉप रख लें। बॉटम रखना है तो यहाँ पे भी फिर आपको उस हिसाब से बॉटम करना पड़ेगा, BOTTOM। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने उसको जो नाम है वही देना है जो हमने ऊपर कॉल किया है। जिस नाम से हम उसको कॉल करेंगे वो हमारे सेक्शन में आ जाएगा। तो ये देखें जी, अभी रिफ्रेश करते हैं इसको। ये गो टू बॉटम वाला लिंक आ गया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो मुझे लास्ट हेडिंग के ऊपर नेविगेट कर देगा। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जरा। अब HTML की जो कुछ फॉर्मेटिंग जो है वो हम लोग सीख चुके हैं, साथ साथ हमने एक और बड़ा अच्छा एलिमेंट है हमारी HTML का, और वो है HTML के अंदर हम टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टेबल्स आज हम देखते हैं साथ साथ के टेबल्स हमने किस तरह क्रिएट करने हैं HTML के अंदर। अगर ये पढ़ लिया हमने, आई थिंक सो। ये पढ़ना है, ये है हमारा लेक्चर नंबर 6, 5 कंप्लीटेड। हाँ जी, 5 पढ़ लिया हमने आज। HTML फॉर्मेटिंग थी जिसके अंदर इटैलिक, टेक्स्ट और अंडरलाइन। अब 6 की तरफ चलते हैं जरा, और टेबल्स के बारे में बात करते हैं कि टेबल्स हम कैसे बनाते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। इसकी एक छोटा सा मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा, आप लोगों ने उसको कंप्लीट करना है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ उसने टैग्स यूज किए हैं। सबसे पहले तो उसने टेबल का टैग यूज किया है। हम अगर स्टार्ट में ही कहीं पे आई लव माई कंट्री के फौरन बाद यहाँ पे हम एक टेबल का टैग स्टार्ट करते हैं और टेबल का टैग ही एंड करते हैं। अब जितना भी टेबल का डेटा होगा वो हमने इस टैग के अंदर ही करना है। ठीक है, तो टेबल आप लोगों को पता है टेबल क्या होता है। इसके अंदर कुछ रोज होती हैं और इसके अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक रो क्रिएट करनी होती है टेबल के अंदर। टेबल रो क्रिएट करने के लिए जो टैग है वो है TR का। जारी बात है, टेबल रो TR। ठीक है, अब उस टेबल रो के अंदर मैंने डेटा डालना है। डेटा डालने का मतलब ये है कि उसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखना है। जैसे मैं उसके अंदर टेबल डेटा का टैग है, उसके जरिए मैं टेबल डेटा डालूंगा। लेट सपोज मैं इसे कहता हूँ सेल 1। ठीक है, इसको मैंने सेल 1 कह दिया। एक और मैंने टेबल डेटा डाला उसी रो के अंदर। याद रखें कि ये उसी रो के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, सेल 2। तो एक रो के अंदर ये थर्ड मैं जो है वो सेल बनाने लगा हूँ, सेल 3। इतना सा काम करके मैं आता हूँ, जरा रिफ्रेश करते हैं, वापस आते हैं, और ये जी सेल 1, सेल 2, सेल 3 कितना भद्दा सा लग रहा है। इसलिए क्योंकि अभी तक हमने इस टेबल को कोई बॉर्डर नहीं लगाया। तो टेबल के टैग के अंदर जाते हैं और हम इसको एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाते हैं और इसे कहते हैं कि 2 पिक्सल्स का एक बॉर्डर इसके गिर्द लगा दो। तो देखें जी, एक टेबल के गिर्द उसने बॉर्डर जो है वो लगा दिया। अब क्या करना है, अब इसके नीचे एक और रो क्रिएट करनी है। अब आप इसके नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज अगर हमने इसको जो है वो सीरियल नंबर बोलना है, सीरियल नंबर, और इसको जो है वो हम कहते हैं कि इस कॉलम के अंदर नेम आया करेंगे, इस कॉलम के अंदर
जो है वो सिटी आया करेगी स्टूडेंट्स की। तो ये हमारी पहली लाइन बन जाएगी एक टेबल की। उसके नीचे हम डेटा इंसर्ट करते जाएंगे। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने इंटेंडेड ही रखना है, हमारे यहाँ जो इंडेंटेशन का ख्याल रखना जरूरी है टेबल के अंदर खास तौर पे, क्योंकि फिर बाद में आपको भूल जाता है कि कौन सी रो हमने कहाँ से स्टार्ट की थी और कौन सी रो कहाँ पे खत्म की थी। मैं अगली रो स्टार्ट कर रहा हूँ और अगली रो के अंदर मैं पहला डेटा डाल, पहला डेटा सीरियल नंबर का है तो पहला डेटा मैंने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टीडी डाला, नेम के नीचे मैंने लिख दिया जी, ठीक है, नेम लिख दिया। फिर उसके बाद अगला टीडी, अगले टीडी के अंदर मैंने जो है वो सिटी लिख दिया, FAISALABAD, फैसलाबाद। वापस आए, रिफ्रेश किया, तो ये मेरा अगला जो रो है वो भी ऐड हो गया इस टेबल के अंदर। टैग्स दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, टेबल का टैग, टेबल के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टीज लगाने के लिए और टेबल की हदबंदी करने के लिए कि सारी की सारी रोज इस टेबल के टैग के अंदर आएंगी। ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। टीआर का टैग मैंने स्टार्ट किया टेबल रो बनाने के लिए, ये पहली रो बनानी है तो टीआर का टैग यूज करेंगे। उसके अंदर हम डेटा डालते जाएंगे, टी डी, जितनी जितने कॉलम्स हमने बनाने हैं उतने टी डी हम बनाते जाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट करना है, लेट सपोज यहाँ पे मैं CNIC का एक कॉलम क्रिएट करना चाहता हूँ, सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, तो देखें जरा CNIC का एक कॉलम बन जाएगा। अब उसके नीचे मैंने कोई इसका अगली रो के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो फिर निचली रो के अंदर मुझे एक टीडी इंसर्ट करना पड़ेगा, टेबल डेटा इसको बोलते हैं, और उसके अंदर मैं अपना जो है वो CNIC दे दिया करूंगा। ठीक है जी, ये मैंने उसका CNIC जो था सेव किया, वापस आया, तो ये मेरा CNIC भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। 2 रोज क्रिएट करनी है सब लोगों ने। इतना काम करके जरा मुझे बताएं कि आप लोगों ने ये काम कर लिया। टीडी मीन्स टेबल डेटा, ठीक है। किसी भी सेल के अंदर जब हमने डेटा इंसर्ट करना होता है तो टीडी का टैग यूज करते हैं। हाँ जी, विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने दी है, बाकी जो इमेज था उसको विड्थ और हाइट दी, ऐसे ही टेबल को भी विड्थ और हाइट इसकी भी सेट कर सकते हैं। जैसे ये टेबल के टैग के अंदर जाता हूँ और टेबल के टैग के अंदर मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं कह देता हूँ कि जी ये विड्थ इसकी होगी 80%। तो रिफ्रेश किया तो ये देखें जी 80% एरिया जो है इस टेबल ने घेर लिया। वेरी गुड। नहीं, साजिद, टेबल कॉलम के लिए TC का टैग नहीं है, TD का टैग है। असल में वो कॉलम जब हम डेटा इंसर्ट करते हैं ना किसी रो के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसको उसकी सेग्रीगेशन जो है वो कॉलम्स के हिसाब से कर देता है। हाँ जी, TH का टैग होता है, TH का टैग होता है जी आप लोगों की टेबल हेडिंग के लिए। ठीक है, तो आप अगर पहली रो के अंदर जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा बोल्डेड डेटा हो ताकि आप लोगों को पता चले कि यार ये हेडिंग है, तो उसके लिए हम TD की बजाय TH का टैग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं TD, पहली जो रो के TD हैं उन सबको सिलेक्ट करता हूँ और मैं TH कर देता हूँ। लें जी, TH हो गए। वापस आते हैं, इसका इफेक्ट देखें क्या होगा। इफेक्ट ये होगा कि ऑटोमेटिकली उसने सेंटर लाइन कर दिया इसको, सीरियल नंबर को, नेम को, सिटी को और CNIC को, और दूसरा बाकी टेक्स्ट से ये थोड़ा सा बोल्डेड है। ठीक है, इसी तरह मैं नीचे कुछ और सेक्शंस डाल लेता हूँ। इस TR को मैंने कॉपी किया, ये वाली जो टेबल रो थी, और नीचे कुछ ये रोज क्रिएट कर ली मैंने। नहीं जी, तो ये मेरी रोज ऐसे ही क्रिएट होती जाएंगी और मेरा टेबल जितना मैं इसको चाहूंगा इंक्रीज करता जाऊंगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला है कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करके देखें जरा पहले। अच्छा जी, ये हो गया, टेबल हेडिंग भी हो गई,
कॉल स्पैन, रो स्पैन इसको मैं बाद में पढ़ाता हूँ। टेबल का बैकग्राउंड है, ये अच्छी चीज़ है जी, टेबल का बैकग्राउंड चेंज कर लें आप, इसका जो कलर है वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर की और एक प्रॉपर्टी है बीजी कलर की। मैं टेबल के टैग के अंदर आता हूँ और टेबल के अंदर बीजी कलर की प्रॉपर्टी लगाता हूँ और इसको हम कर देते हैं जी, कोई भी कलर दे दें इसको, पाउडर ब्लू। पता नहीं ये चलता है आपके, नहीं चलता, पाउडर्ड ब्लू था शायद। हाँ, तो ये देखें जी, उसका कलर जो है वो टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो उसने चेंज कर दिया। सर टीएच की जगह बी यूज कर लिया जाए तो क्या डिफरेंस है? नवाबजादा साहब, टीएच की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसने सेंटर लाइन भी किया है। बोल्ड, बी का टैग यूज करने से बोल्ड तो कर लोगे, लेकिन ये फिर इस तरफ ही रहेगा, मतलब लेफ्ट लाइन ही रहेगा। टीएच ने इसको एट द सेम टाइम राइट लाइन भी किया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। गुड। सर अगर इंक्रीमेंट लगाना हो तो इंक्रीमेंट लगाने के लिए आपको यहाँ पे वन बाय वन चेंजिंग करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे वन और यहाँ पे टू, क्योंकि अभी कोई डेटाबेसेस और क्यूरीज वगैरह हम लोग तो मैनेज नहीं कर रहे ना, तो हर दफा आप लोगों को हर एक रो के अंदर अलग अलग डेटा इंसर्ट करना होता है। तो वन टू थ्री फोर फाइव जितनी भी रोज हैं उसके हिसाब से आप लोग इसके अंदर चेंजिंग करते जाते हैं। मैंने तो अभी सिंपल आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए वो सेम रो जो है वो कॉपी कर दी है, ताकि आप लोगों को चीजें फिर बाद में कंफ्यूज ना करें। ठीक है, गुड। बीची कलर चेंज कर लिया भाई? हाँ जी, कलर नेम देना पड़ेगा ना आपको, कलर बताना पड़ेगा कि कौन सा कलर आपने करना है इसको, मतलब ब्लैक करना है, ब्लू करना है, रेड करना है, जैसा भी कलर करना है आप उसको दे सकते हैं। बीजी कलर के बाद मैं एक प्रॉपर्टी इसको लगाता हूँ बॉर्डर कलर की। ठीक है, बॉर्डर कलर की जो प्रॉपर्टी है, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, उसके अंदर हमने बॉर्डर कलर लिखना है डबल कोट्स के अंदर। बॉर्डर कलर हम कर देते हैं, लेट सपोज अगर ब्लू कर देते, चेक करते हैं तो क्या होता है हमारे, ये HTML फॉर्मेटिंग है। तो देखिए जरा, बॉर्डर कलर जो है वो अब हमारा ब्लू हो चुका है। सर बैकग्राउंड फिर बता, बैकग्राउंड के लिए बीजी कलर की प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, बैकग्राउंड, बीजी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड एंड कलर। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू देनी है कि क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, मतलब कौन सा जो है वो कलर देना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, HTML5 है। गुड, वेरी गुड। ठीक 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 ठीक, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम अगर अलग अलग चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, मतलब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये जो मेरी टेबल रो ये वाली है, टेबल रो, सेकंड टेबल रो जो है सीरियल नंबर के नीचे और पहली वाली, उसको मैं कोई जो है वो चेंजिंग करना चाहता हूँ उसके अंदर, तो मैं उसका बीजी कलर अगर रेड कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर देखें क्या होता है। वापस आते हैं, तो उस सिर्फ उस रो के अंदर चेंजिंग हुई है। ठीक है, कि मैंने, क्योंकि मैंने सिर्फ उसी TR के टैग के अंदर जाके सारी की सारी चेंजिंग जो है वो की थी। फिर मैं अगर नीचे किसी TR को, अच्छा फिर अगर किसी और सेल को मैंने करना हो, लेट सपोज मैं फोर्थ रो वाला जो सेल है इसका बीजी कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको बीजी कलर की प्रॉपर्टी लगाई और इसको मैंने कह दिया कि ये भाई साहब जो है वो ग्रीन हुआ करेंगे वापिस आए, तो ये ग्रीन हो गया। ठीक है जी, तो वन बाय वन अलग अलग तरीकों से हम इसको टारगेट कर सकते हैं और इसको हम प्रॉपर्टीज जो है वो लगा सकते हैं। ये भी हो गया, इसको तो बंद करेगा, यहाँ पे आते हैं।
ठीक है जी। टेबल हाइट और विथ वगैरह आप लोगों को पता चल गया कि आप लोग कैसे टेबल के टैग के अंदर ही, जैसे मैंने आप लोगों को ये विथ लगा के दिखाई है, विथ के साथ साथ आप इसकी हाइट को भी टारगेट कर सकते हैं। और एच, क्या स्पेलिंग होते हैं यार, मुझे हाइट के स्पेलिंग हर दफा भूल जाते हैं। HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू, लेट सपोज हम करते हैं 500। सिंपल 500 लिख दिया। मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी चीज मेंशन नहीं करते, यूनिट उसके साथ मेंशन नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट ये पिक्सेल्स का यूनिट लेता है। ठीक है, तो ये देखें जी, अब टेबल की हाइट जो है वो 500 पिक्सल, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो पिक्सेल्स बनते हैं वो 500 पिक्सेल्स है। तो इसी तरह आप विथ को भी मैनेज कर लें पिक्सेल्स के अंदर ही, और हाइट को भी मैनेज कर लें। इसी तरह जैसे ये डॉक्यूमेंट होता है, कोई टेबल हेड, टेबल बॉडी और टेबल फुट, तो ये कुछ टैग्स हैं इसके। टी हेड का जो टैग है वो एक सेपरेट हेडर बना देता है, जैसे हमने टी एच का टैग यूज किया है। इसी तरह टी बॉडी के टैग के अंदर अगर हम कुछ रोज लिखते हैं तो वो बॉडी के अंदर ही आएंगी। और टी फुट का जो टैग है वो हमेशा से नीचे ही रहा करेगा, और टी फुट के अंदर जो काम हम करते जाएंगे वो टी फुट के अंदर आते जाएंगे। जैसे ये देखें आप, इसके अंदर ऐसा है कि सबसे पहले उसने टी हेड का टैग स्टार्ट किया। यहाँ पे टेबल का टैग स्टार्ट करने के बाद टी हेड का टैग स्टार्ट किया, उसमें एक टेबल रो क्रिएट की और उसके कहा कि दिस इज द हेड ऑफ द टेबल, तो दिस इज द हेड ऑफ द टेबल आ गया। फिर उसके बाद ये जो टी हेड है, टी हेड का टैग एंड करने के फौरन बाद उसने टी फुट शुरू कर दिया। मतलब ये है कि वो जो दरमियान वाली चीजें थी, सेल 1, सेल 2, सेल 3, वो उसने टी फुट को क्लोज करने के बाद लिखी हैं, लेकिन आउटपुट के अंदर वो फिर भी पहले आ रही कि ऊपर जो है वो पहले सेल 1, सेल 2, सेल 3 पहले आ रहा है और टी फुट बाद में आ रहा है। क्यों? क्योंकि टी फुट का एट्रीब्यूट ही ये है कि उसने हमेशा फुटर के अंदर ही आना है टेबल के, और अगर आप उसको ऊपर भी लिखते रहोगे तो उसकी जो आउटपुट है हमेशा टेबल के एंड पे ही आया करेगी। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे बता दें। इस तरह का अगर टेबल हमने क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे ये बताइए जरा। ये कॉल स्पैन, रो स्पैन हम बाद में करते हैं, ठीक है, बल्कि उसी को अब मैनेज कर लेते हैं। एक चीज थी सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, आई डोंट नो कि वो किधर है। ये है जी, इसको हमने मिस कर दिया, इसको देख लें जरा। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या होती है। मैं यहाँ से इसका ये जो हाइट वाला एट्रीब्यूट है थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, बल्कि खत्म कर देते हैं इसको। समझ तो लिया है हमने। अच्छा जी, इसमें हमने ये करना है कि अब कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है, जैसे कि सेल पैडिंग होती है या सेल स्पेसिंग होती है। एक प्रॉपर्टी सेल स्पेसिंग की है और एक प्रॉपर्टी है सेल पैडिंग की। दोनों के अंदर बहुत सारे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे के दरमियान में जो डिफरेंस है वो नहीं जांच पाते। इसको जरा गौर से सुन लें, दोबारा दोबारा मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। और सेल पैडिंग क्या होती है? देयर आर टू एट्रीब्यूट्स कॉल्ड सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग व्हिच यू विल यूज to adjust the white space in your table cells. The cell spacing attribute, cell spacing का जो attribute है, defines the width of the border, while cell padding represents the distance between cell borders and the content within a cell. तो अभी फिलहाल सिंपली मैं क्या करता हूँ कि मैं एक टेबल है और उस टेबल के अंदर मैं ये हमारे टेबल की आउटपुट है, वो देख लेते हैं। ये टेबल की आउटपुट है सिंपल, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल पैडिंग। सेल पैडिंग मैंने कर दी लेट सपोज 20, या चलें इसको ज़्यादा कर देते हैं, हम कर देते हैं 50 मैंने इसकी क्या कर दी, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग 50 कर दी, रिफ्रेश किया तो चेक करें क्या हुआ है। सेल पैडिंग ने ये किया कि इस टेक्स्ट और इसके ये जो चारों के चारों बॉर्डर्स थे इनके दरमियान में जो डिफरेंस है उसको इंक्रीज कर दिया। सेल पैडिंग ने क्या किया कि सेल के अंदर जो है वो उसने इंक्रीज कर दिया जो स्पेस थी। हर एक टेक्स्ट के जो चारों बॉर्डर्स थे उनके जो दरमियान में डिफरेंस है वो उसने कर दिया 50 पिक्सल्स। मैं अगर इसको 20 पिक्सल्स कर देता हूँ थोड़ा सा कम हो जाएगा सबके दरमियान में, ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो हम लोग इसको मैनेज करेंगे।
अब उसके बाद है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग नाम से जाहिर है कि सेल्स के दरमियान की जो स्पेस है उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं, कि एक सेल से लेके दूसरे सेल का जो फासला है उसको हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। मैंने इसको अभी फिलहाल 10 कर दिया, चेक करते हैं। तो रिफ्रेश किया तो देखें जरा, आप सेल्स के दरमियान में जो डिफरेंस था वो इंक्रीज हो गया। और ज्यादा इंक्रीज करते हैं, 20 कर दिया तो देखें जरा और ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये इस बॉर्डर से भी दरमियान का फासला जो है वो इंक्रीज हो रहा है और सेल्स का दरमियानी फासला भी आपस में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये सेल स्पेसिंग कहलाता है। और सेल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको हमने मैनेज करना होता है, तो हम सेल स्पेसिंग का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो आप लोग बता दें। याद रखें कि ये प्रॉपर्टी मैं टेबल के टैग को लगा रहा हूँ। टेबल के टैग के अंदर हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। जब हम ये किसी रो को या सेल को लगाएंगे तो उसका इफेक्ट अलग होगा। वेरी गुड, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया करें, साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करते जाएं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे तो आप लोगों को सारा कुछ बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि जी सारी चीज़ें बड़ी वेल मैनेज्ड फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे एक टैग लगाते हैं, उसका इफेक्ट देख लेते हैं साथ ही साथ और उसकी चीज़ें हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो जब हम खुद करके देखते हैं तो फिर वहाँ पे मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, तो खुद करोगे तो फिर मसले आएंगे। और ये मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैं ये बातें करता हूँ, क्योंकि मैं 10वां बैच ई रोजगार के अंदर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है सर, सेल स्पेसिंग एक बार दिखा दें, मैं दोबारा से इम्प्लीमेंट करके देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैं इसको अभी खत्म कर रहा हूँ, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग मैंने सब कुछ खत्म कर दिया इसका और रिफ्रेश किया। मेरा टेबल जो है वो एक्चुअल टेबल ऐसा है। मैंने इसके ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाके हमने ये करना है कि सबसे पहले सेल स्पेसिंग लगाते हैं जी। सेल स्पेसिंग मैंने लगाई 50 पिक्सल्स की। मैंने कहा कि सेल्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको 50 पिक्सल्स कर दो कि इस सेल का इस सेल से जो फासला है वो 50 पिक्सल्स का हो जाए। या आप ये कह लो कि ये वाला जो ये सेल है इसका फासला अपने चारों इर्द गिर्द वाले सेल से 50 पिक्सल्स हो जाए। तो रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो देखें जरा, इस सेल का फासला इससे 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 जो है वो इंक्रीज कर गया। इन सेल्स का आपस का दरमियानी फासला जो है वो इंक्रीज कर गया। लेकिन इस टेक्स्ट का फासला अपने इस सेल बॉर्डर के साथ अभी भी सेम है। उसको इंक्रीज करना हो जब हमने, मतलब सेल की इनर स्पेस को इंक्रीज करना होता है जब हमने, तो फिर हम पैडिंग लगाते हैं जिसको हम सेल पैडिंग बोलते हैं। और सेल पैडिंग अगर मैंने इंक्रीज करनी है 20 पिक्सल्स कर दी, तो रिफ्रेश करके चेक किया तो देखें अब जरा, अब मोहम्मद सुफियान और इसके इस बॉर्डर का जो फासला है वो इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन। ठीक है जी, तो यहां तक अभी भी अगर किसी को सेल पैडिंग का कॉन्सेप्ट या सेल स्पेसिंग का क्लियर नहीं है तो आप लोग बता दें। दोनों नाम से जाहिर है, सेल स्पेसिंग नाम से जाहिर है कि सेल्स के दरमियान की स्पेस है, और पैडिंग का मतलब कि आप जो उस टेक्स्ट और उस टेक्स्ट के जो चारों बॉर्डर्स हैं, उस सेल बॉर्डर के दरमियान का जो डिफरेंस है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। वो भी कर लेते हैं जी, उस्मान कर लेते हैं। अभी सीएसएस हमने नहीं की। देखें सीएसएस के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग कर सकते हैं और वहां पे जाके दुनिया जहान की सारी प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं। और मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना आ जाए। और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अभी अभी हमने पढ़ने हैं, तो उनको पहले हम क्लियर कर लें एक दफा और देन फिर हम सीएसएस की तरफ मूव ऑन करें। अच्छा जी, अब इससे आगे एक प्रॉपर्टी जो आखिरी हमारे पास आज के लेक्चर की मौजूद है वो है जी कॉल स्पैन और रो स्पैन।
कॉल स्पैन और रो स्पैन क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, मैं जरा इनको अगर रिमूव कर दूं, इनकी जरूरत नहीं है। कलर्स की भी जरूरत नहीं है, सिंपल टेबल चाहिए हमें। और वो टेबल हमारा जो है वो अब कुछ ऐसा लग रहा है। नीचे कुछ कलर लगाए थे, जैसे ये बीजी कलर यहाँ पे इस रो को लगाया था, और एक सेल को लगाया था हमने, टीडी को, उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो समझाने के लिए आप लोगों को मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। एक नया टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं, अगर हम इसको छोड़ दें वैसे का वैसे ही, ताकि चीजें क्लियर रहें आप लोगों को। एक नया टेबल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, और लास्ट पे कर लें जी, नीचे एक टेबल क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हमने सेल स्पेसिंग और सेल सॉरी जो हमने, अल्लाह तो भला करे की नाम है, कॉल स्पैन और रो स्पैन, ये हमने पढ़ना है उसके अंदर। और ये देखना है कि किस तरह हम दो रोज को आपस में मर्ज कर सकते हैं, या फिर दो कॉलम्स को आपस में मर्ज करके एक कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी जरा टेबल्स की तरफ। टी हेड रिपीट कर दें, अच्छा जी मैं कर देता हूँ। टी हेड क्यों यूज करते हैं या टी एच क्यों यूज करते हैं? टी एच जो है वो हमने, जारी बात है, किसी एक रो को हेडर बनाने के लिए और ये बताने के लिए कि ये जो रो है ये हमारी हेडर है, और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो थोड़ा सा बोल्डेड होगा, और बोल्डेड होने के साथ साथ वो सेंटर अलाइंड भी होगा। इसके लिए हम टी एच का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। लेकिन टी हेड का जो टैग है, अगर मैं आता हूँ जरा अपने सबलाइन के अंदर, ठीक है, टेबल का टैग यूज किया, फिर उसके बाद मैंने टी हेड का टैग यूज किया, और इसके अंदर मैं एक रो लिखता हूँ, ठीक है, और उस रो के अंदर मैं टी डी डालता हूँ। मैं लिखता हूँ जी सीरियल नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद एक और टी डी लगाया, और उसके अंदर मैंने डेटा एंटर कर दिया नेम, एक और टी डी लगाया, और उसके अंदर हमने लिख दिया सिटी। इस टेबल को मैं एक बॉर्डर भी लगा लेता हूँ। बॉर्डर जो है वो हम 3 पिक्सल्स का लगाते हैं। वापस आते हैं HTML फॉर्मेटिंग पे, लास्ट पे ये देखें जी हमारा जो सीरियल नंबर, नेम और सिटी है वो आ चुका है। अच्छा, ये टी हेड क्या करता है, जो भी रोज हम इसके अंदर लिखते हैं वो उनको हेडर बना देता है हमारा। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था टी बॉडी का टैग, टी बॉडी, और फिर उसके बाद टी फुट। मैंने आप लोगों को टी फुट जो है बताया कि अगर हम स्टार्ट में भी लिख देते हैं, उसके अंदर मैंने कोई टी आर डाला, और उसके अंदर इसकी जरा इंडेंटेशन कर लें, टी आर, और फिर उसके अंदर टी डी। मैं लिखता हूँ कि दिस इज द फुटर ऑफ द टेबल, दिस इज द फुटर ऑफ द टेबल हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो बॉडी है, मैं बॉडी के अंदर जो भी लिखूं वो फुटर से ऊपर आए, ऑटोमेटिकली आना चाहिए ना उसको। तो मैंने टी आर के अंदर कुछ टी डी डाले, मैंने उसके अंदर लिखा जी, पहले तो टी डी में 1 लिखा, फिर उसके बाद मैंने कुछ टी डी और लिखा, तो उसके अंदर मैंने मोहम्मद सुफियान लिखा, और एक और टी डी के अंदर मैंने FSD लिख दिया। अब देखिए जरा, रिफ्रेश करके जब हमने चेक किया तो ये ऑटोमेटिकली 1 मोहम्मद सुफियान और फैसलाबाद ऊपर आया है
टी फुट से। वो क्यों ऊपर आया है? क्योंकि टी बॉडी ऑटोमेटिकली आपको हालांकि हमने फुट ऊपर लिखा था, तो फुटर का जो है वो ऊपर आना चाहिए और टी बॉडी जो है वो नीचे आना चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें समझने के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हेडर का मतलब ये है कि हेडर ने सबसे स्टार्ट में आना होता है, ठीक है, और फुटर ने नीचे आना होता है सबसे। तो ये इस वजह से हम इसको लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी हमें इसको बोल्ड करने के लिए, सेंटर लाइन करने के लिए जो है वो टी डी की बजाय टी एच की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है वो अब सीरियल नंबर टी एच हो गया। यहाँ तक जो है वो आगे चले इससे अब। हाँ जी बिल्कुल, ये बेसिक्स हैं HTML की, और HTML की फॉर्मेटिंग और स्ट्रक्चर जो है वो इसकी ये बेसिक्स हैं। तो इसके बाद जैसे जैसे हम मूव ऑन आगे करते जाएंगे तो एडवांस लेवल की चीज़ों को जो है वो पढ़ते जाएंगे। अच्छा, जो बात हम पढ़ने जा रहे थे वो थी कॉल स्पैन की और रो स्पैन की। ठीक है, कॉल स्पैन और रो स्पैन आखिरी हमारा टॉपिक है आज का। उसके बाद फिर हम एंड करते हैं इसको। कॉल स्पैन यूज क्यों होता है और रो स्पैन क्यों यूज होता है, उसको देखते हैं। मैं यहाँ पे एक टेबल और क्रिएट करता हूँ। इस टेबल के अंदर मैंने एक पी आर जो है वो स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने एक टी डी लिखा, और टी डी को हमने रो स्पैन और कॉल स्पैन वगैरह जो है वो सेट करने हैं। तो इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा जी सर, हाउ यू सेलेक्ट ऑल एंड रिप्लेस ऑल डी विद एच? इकरा, उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डी की। मैंने आप लोगों को कहा था एमिट का एक स्निपेट इंस्टॉल कर लें सबलाइम टेक्स्ट में, ठीक है। कंट्रोल डी से आप लोग जो सेम टैग्स होते हैं वो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एमिट किस किस ने इंस्टॉल किया भला? क्यों नहीं होता भाई? क्या मसला आ रहा है उसमें? ठीक है, ये एक दो लोग हैं जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है। आपस में एक दूसरे की भी हेल्प किया करो ना। मैंने जो क्लास का एनवायरनमेंट है उसको ऐसा रखा करो कि एक दूसरे को हेल्प किया करो, और अगर कोई काम एक बंदा कर लेता है तो वो बाकी लोगों की हेल्प करे, ठीक है। मैं एज ए इंडिविजुअल आप सब लोगों को जाके इनबॉक्स के अंदर या वन बाय वन सब लोगों को डील नहीं कर सकता, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि 100 लोग अगर मेरी क्लास ले रहे हैं तो 100 लोगों के प्रॉब्लम्स मैं खुद से जाके इंडिविजुअली हैंडल करूं। अगर कोई बंदा, जैसे किसी ने वीडियो एफेक्ट्स मेकर मैंने आप लोगों को दिया, तो वीडियो एफेक्ट्स मेकर आपने अगर इंस्टॉल कर लिया है किसी एक ने, तो वो हेल्प कर दे थोड़ा सा बाकी सब लोगों को।
ठीक है जी। तो अभी तक जितने भी हमने HTML टेबल्स के अंदर जो टैग्स पढ़े हैं वो सब लोगों को क्लियर है? किसी को कोई मसला है तो बता दें। हम एक दफा लास्ट जो टॉपिक है कॉल स्पैन और रो स्पैन का उसको देख लें। अब मैं यहाँ पे अगर इसी को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ इसका साइज। तो यहाँ पे उसने ये किया है कि सबसे पहले टेबल का टैग स्टार्ट किया, उसको बॉर्डर लगाया, एक रो बनाई जिसके अंदर TH के अंदर उसने कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 लिखा, तो वो एज इट इज कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 आ गया। यहाँ पे उसने ये किया कि दो रोज को आपस में मर्ज किया हुआ है। ठीक है, ये दो रोज की जगह है, रो 1 और ये रो 2 है, इनको उसने मर्ज करके एक रो बनाया है। तो इसको जरा गौर से देखें, इसने क्या किया है कि अब TR सिलेक्ट जब स्टार्ट किया तो उसमें जब पहला डेटा एंटर किया, ये पहला डेटा ही है ना एंटर किया, जब पहला डेटा एंटर किया है तो उसको ये कह दिया कि इसको रो स्पैन देना है 2 का, मतलब इस टेबल डेटा ने 2 रोज की जगह को घेरना है। ठीक है, रो 1 सेल 1, तो टेबल डेटा यहाँ पे खत्म हो गया। फिर उसके बाद अगला टेबल डेटा जो एंटर किया, रो 1 सेल 2, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके स्टोर होगा, रो 1 सेल 3 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाएगा। लेकिन अब जब हम नई रो शुरू करेंगे तो नई रो का ये जो पहला कॉलम है वो तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, ये स्पेस ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो जब नई रो शुरू होगी, TD स्टार्ट होगा, तो देखें अब जरा रो 2 सेल 2 ऑटोमेटिकली उससे आगे जाएगा, उससे पीछे नहीं रहेगा। रो 2 सेल 3 डालेंगे तो वो उससे आगे यहाँ पे जाके इंप्लीमेंट हो जाएगा। लास्ट वन में उसने कॉल स्पैन समझाने की कोशिश की है कि TR स्टार्ट करेंगे, TD के अंदर जारी बात है ये कॉल स्पैन और रो स्पैन जब भी आपने लगाना है तो TD के टैग के अंदर ही लगाना है, क्योंकि टेबल डेटा को ही आप मर्ज करते हैं और उसको जगह देते हैं 2 रोज की या फिर 2 कॉलम्स की या फिर 3 कॉलम्स की। तो कॉल स्पैन दिया उसको उसने 3 का और रो 3 सेल 1 दे दिया। इसी को अगर मैं खुद से यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, तो यहाँ पे हम TD के अंदर लेट सपोज हमने लिख दिया जी सेल 1, तो जरा ऐसे करते हैं कि TD सेल 3 करते हैं, सेल 1 सेल 2 और सेल 3। अच्छा जी, ये तो पहली रो हमारी बन गई। इसकी आउटपुट हम लोगों को नजर आ रही है नीचे कहीं। कोई बॉर्डर शॉर्डर अभी हमने नहीं लगाया, इसको बॉर्डर लगा लेते हैं। 3 का बॉर्डर लगाया और अब नई रो सिलेक्ट की। यहाँ से जब नई रो स्टार्ट करनी है तो अब हमने इसके अंदर भी जाहिर बात है 3 TDs क्रिएट करने हैं। 3 TDs तो क्रिएट किए, लेकिन पहला जो TD था उसको हमने रो स्पैन दे दिया 2 का। ठीक है, और इसे कहा कि जी ये रो 1 सेल 1 है। ठीक है, ये जो है वो रो 1 सेल 2 है। ये जो है जी ये रो 1 सेल 3 है। अच्छा जी, यहां तक तो अभी इसका कोई इफेक्ट शो नहीं होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लास्ट पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये। इसको जरा टेबल को ऊपर ले जाते हैं, ये टेबल उठाया और ये आई लव माई कंट्री के फौरन बाद हम इस टेबल को डालते हैं। तो ये हमारा टेबल अभी फिलहाल इस तरह का लग रहा है, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3। अभी इसको मैंने 2 का रो स्पैन दे भी दिया है, लेकिन अभी भी फिलहाल ये सेम इसी की जगह इतनी इसके जितनी जगह घेर रहा है। लेकिन ये कब शो होगा? जब मैं इसके नीचे एक रो क्रिएट करूंगा। एक रो नीचे मैं जब क्रिएट करूंगा और इसके अंदर मैं कोई TD स्टोर करने की कोशिश करूंगा और मैं इसे कहूंगा कि ये रो 2 सेल 1 है, तो देखें फिर क्या होता है। तो देखें आप जरा, वो रो 2 सेल 1 यहाँ पे स्टोर नहीं हुआ इसके नीचे, बल्कि ऑटोमेटिकली वो आगे चला गया, क्योंकि पीछे उसको हम ऑलरेडी 2 रोज की जगह दे चुके थे। और नेक्स्ट TD जब हम इसके अंदर स्टोर करेंगे उसको हम बोलेंगे कि जी ये रो 2 सेल 2 है, तो वो उससे अगली जगह जो है वो घेर लेगा। नहीं, ठीक है, अब लास्ट पे चलते हैं अगली रो की तरफ। अगली रो क्रिएट कर लीजिए, उसमें एक ही टेबल डेटा मैंने डाला और उसको मैंने कॉल स्पैन दे दिया। अब इस दफा क्या दे दिया? कॉल स्पैन, कि इसने 3 कॉलम्स की जगह घेरनी। टोटल कितने कॉलम्स है हमारे पास? 1 2 एंड 3। कॉल स्पैन देना 3 का, 3 कॉलम्स की जगह घेरनी है इसने, और उसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट डालते हैं कि दिस इज द फुटर ऑफ द टेबल।
रिफ्रेश किया तो देखें जरा, दिस इज द फुटर ऑफ द टेबल, और तीनों जो कॉलम्स हैं वो अब इसने घेर लिए हैं, और तीनों कॉलम्स की जगह पे उसी का टेक्स्ट आ रहा है, और उसको अब सेल्स बनाने की, उसने सेग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। कॉल स्पैन और रो स्पैन, रो स्पैन का मतलब रोज को मर्ज कर दो, कॉल स्पैन का मतलब कॉलम्स को आपस में मर्ज कर दो। यहाँ तक किसी को कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता दें, कोई क्वेश्चन है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर कल इंशाल्लाह मिलेंगे, HTML को ही और ज़्यादा डिटेल के अंदर कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, और फाइवर की आप लोगों की प्रोफाइल्स जो हैं वो विजिट करने वाली हैं। ठीक है जी, गुड। इम्प्लीमेंट कर लिया सब लोगों ने? मैं एक असाइनमेंट आप लोगों को दे दूंगा, इसी कॉल स्पैन और रो स्पैन के रिलेटेड वो असाइनमेंट होगी, ठीक है। और आप लोगों को एक मैं पिक्चर अपलोड करूंगा ग्रुप के अंदर, सेम उस पिक्चर की तरह का आप लोगों ने जो है वो डिजाइन बनाना है यूजिंग दिस HTML टेबल टैग्स, ठीक है। उसके अंदर कॉल स्पैन यूज करें, रो स्पैन यूज करें, इसको और ज्यादा डिटेल के अंदर जरा प्रैक्टिस करके देखें। हाँ जी, ये अहमद जवाद ने थोड़ा सा गाइड किया है, इसको जरा देख लें एमिट कैसे इंस्टॉल करना है, तो आपकी जरा जो है वो हेल्प हो जाएगी। गुड, वेरी गुड। चलें जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।